बर्बाद भी करने लग जाते हैं, एक दूसरे से नफरत भी करने लगते हैं, वो सारी दुनिया से बाकी जुड़े रहते हैं। बस वही दो लोग आपस में नहीं होते हैं जिन्होंने कभी एक साथ रहकर साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। दोनों इसी दुनिया में जी रहे हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों के जीवन पर असर है। और ये आपकी कहानी नहीं, सबकी कहानी है। कई बार मुझे लगता है कि मोहब्बत करना क्यों जरूरी, क्योंकि मोहब्बत में आप बिछड़कर उसी शख्स से अनजान हो जाते हो जो आपका सबसे करीबी होता है। सच। क्यों? इसके लिए भी आपको एक चेयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास मानिए कि मुझे कोई नफरत नहीं। मैं भूल जाऊंगा, वो जो बोलते हैं ना फॉरगिव एंड फॉरगेट, मैं कर लूंगा। लेकिन वो महिला और वो मित्र मेरा पास्ट हो सकता है, मैं उनको जाने दे सकता हूँ। मेरा बेटा जीवित है ना, वो सांस ले रहा है ना, उसका प्रेजेंट है ना। वो जो हैम्पर हो रहा है, और हैम्पर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे टच में नहीं है, मेरे होने से मैं जो कर सकता हूँ करूँगा, जो कर पाता करता। लेकिन जो समझा दिया गया ना उस बच्चे को, वो जीवन भर उसके केओस में जिएगा कि मेरे पिता ऐसे थे, जो कि सच नहीं है। मैं अपने पास्ट को माफ कर सकता हूँ, मैं अपने पास्ट को भूल सकता हूँ, मैं अपने प्रेजेंट को कैसे भूल जाऊँ? मेरे को पता है ना वो कैसा दिखता है। आप अभी पिता नहीं है ना। मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिस पे बीतती है ना उसी को समझ में आता। आपको एक छोटा सा पिन भी चुभेगा, और सबको पिन चुभा होगा, कांटा चुभा होगा, लेकिन जब आपको चुभेगा ना, तो आपके आसपास वाले कितने भी करीब हो, आपके माता पिता भी क्यों ना हो, आपसे प्यार करने वाली महिला क्यों ना हो, वो सिर्फ ये बोल पाएगी और कोशिश कर पाएंगे ये समझने में कि आपको जो पिन चुभा है ना उसमें आपको दर्द कैसा हो रहा है। पूरी कोशिश कर पाएंगे। उस पिन के चुभने का जो दर्द है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को एहसास हो। ट्रू। बाकी सब कोशिश कर पाएंगे, बाकी सब उसका हिस्सा होते हैं। तो उसके लिए आपको चेयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नफरत नहीं है, नफरत जेन्युइनली नहीं है। इनफैक्ट अगर सामने कभी चेयर लगेगा और मुझसे बोला जाएगा कि एक शब्द अगर कुछ कहना चाहते हो तो क्या कहोगे, तो मैं बोलूँगा थैंक यू, और वो कटाक्ष नहीं होगा। प्यार कभी भी किसी को भी हो सकता है। उस समय बहुत गुस्सा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर अब मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा कि आप चली गई मेरे जीवन से। नहीं तो मैं 5 की जगह 15 रेस्टोरेंट चलाता होता, मैं कभी मुंबई नहीं आता, मैं कभी लेखन नहीं करता, मैं कभी शुभांकर मिश्रा के साथ नहीं बैठा होता, इस विषय में बात नहीं चलती होती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं कभी उस शख्स से नहीं मिलता जिसने मेरे को डिप्रेशन से निकाला, मेरा जीवन संवारा, बिना शादी और बिना किसी कमिटमेंट के मुंबई में 4 साल मेरा पूरा खर्च उठाई। अब वो पन्नों पे मेरी धर्मपत्नी है, आज भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, मुझसे 3.5 साल छोटी हैं, और मैं बहुत बेशर्मी और बेबाकी से बार बार ये कहता हूँ कि मैं दोनों हाथ से उनका दोनों पाँव छूता हूँ जब भी मेरे लाइफ में कोई भी अचीवमेंट होता है। तो मुझ पे जो एलिगेशंस उस समय लगाए गए थे कि आए दिन रात को मारता था, शराब पी के आता था, दहेज मांगता था, लव मैरिज थी, 8.5 साल तक दहेज नहीं मांग रहा था ये, और 8.5 साल तक मैं मार रहा था और मैं दहेज मांग रहा था, और आप 8.5 साल तक मार खा रही थी और आपने कुछ भी नहीं दिया मेरे को। सोचिए। और मैं वही शख्स हूं कि मेरा इतना हृदय परिवर्तन हो गया कि मैं अब की अपनी समकक्ष का पांव छूता हूं। नहीं साहब, मैं वो उस समय भी वही था, मैं आज भी वही हूं। जो जिस लायक होगा ना उसको वहीं रखा जाएगा। ये लायक है कि मैं इनका पांव छूं तो मैं छूता हूं, और वो उस लायक होती बन पाती तो मैं छू लेता, पर उनसे भी कभी पांव छुआया नहीं। हमारे घर में वो रिवाज ही नहीं है, हमारे फादर शुरू से किए हुए कि ठीक है करवा चौथ और ये और वो, पांव नहीं छूना है। हमारे घर की महिलाएं, पत्नियां भी पांव नहीं छूती हैं, ये रिवाज है मेरे घर का। ये नफरत को, गुस्से को ताकत कैसे बनाते हैं? एक कहावत है, ग्रेटेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस, और ये मेरा मूल मंत्र भी है। हेट्रेड जो है ना शुभांकर भाई, वो एकदम सच है। ये द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। बड़ा आसान है, गोली मार देना, हाँ, चाकू मार देना, सुपारी देख के मरवा देना, बड़ा आसान है। अभी इंदौर की तो बात है जो हुआ है अभी मेघालय में। हाँ, 40-50 हज़ार रुपये दे के भेज दिया गया था 3 लोगों को। ये कोई, आपको असल में किसी को तकलीफ देनी है तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, उस लायक बन जाइए कि जितने लोग आपको छोड़ के गए ना, वो मन महसूस है, उनको हो तकलीफ कि अरे यार हमने सोचा था ख़त्म हो गया ये आदमी, मालूम होता इतना आगे जाएगा तो बना के चलते इससे, और रोज़ मरेंगे। नफरत जो है ना, सच है, नफरत जो है नहीं, मैंने खुद ये महसूस किया जो आप कह रहे हैं जी।
ये कदम कदम पे मैंने देखा है, महसूस किया है, तो मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आते हैं शुभंकर भाई, वापस आते हैं लोग, देखो मैं याद तो हूं ना, भूला तो नहीं ना भाई। और मन में आता है कि नहीं भाई कुछ नहीं भूला, जो जो किए हो तुम लोग सब याद है। सफ़ेद है हेट्रेड जो है ना, नफरत जो है ना, वो बिल्कुल झक सफ़ेद है, प्योर वाइट। अच्छा, उस पे कोई मिलावट नहीं हो सकती। मुझसे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सफल व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में अपमानित हुए हैं। जी, या तो गरीबी में अपमानित हुए हैं, मोहब्बत में अपमानित हुए हैं, समाज ने अपमानित किया है, सहयोगियों ने अपमानित किया है, परिवार ने अपमानित किया है, या कुछ अभाव रह गया है जिसका अपमान हो सहे हैं, और उसी के चलते उन्होंने उस गुस्से को ताकत बनाकर दुनिया को दिखा दिया है कि हम ये हैं। आपने भी जितनी चीज़ों पे अपमानित किया है जुड़ा ना, परिवार शब्द हटा दीजिए मेरे जीवन से, कि परिवार परिवार में रिश्तेदार का जिक्र कर रहा हूं मैं, परिवार मतलब रिश्तेदार। हाँ, वो किया हाँ। तो आपने जितनी चीज़ें बोली ना, मैं उन सब जगह अपमानित हूँ, सब जगह रोया हूँ, तकलीफ पाया हूँ। आज भी रोना आता है कि यार इतने बुरे व्यक्ति तो नहीं थे, लेकिन फिर बल मिलता है कि अभी और बताऊंगा, और मेहनत करूंगा, और आगे जाऊंगा। आमतौर पर समाज में धारणा है मर्द रोते नहीं है। आप खुलकर इजहार कर रहे हो कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ। आप दूसरी बार शादीशुदा हो, फिर भी आपने कहा मैं अकेलापन फील कर रहा था, और मैंने जाकर कहा कि आज मैं अकेला फील कर रहा हूँ, कुछ कर बैठूंगा, इससे बेहतर है आप लोगों से बात करूं। जी, ये कमजोरी है या दूसरों को ताकत देने की कोशिश? अपने आप को जीवित रखने का प्रयास, और ये बताने की कोशिश कि कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितना भी फेमस हो, कितने भी उसके फॉलोअर्स हो, अंतिम में वो इंसान ही है। उसको भी हर वो एहसास होता है। हम बाहर से क्या लगता है, मैं तो 33 साल 34 ईयर्स की एज में पहली बार बॉम्बे आया था। उसके पहले तो मालूम ही नहीं था कि कुछ लिख सकते हैं, मालूम ही नहीं था कि बतिया सकते हैं, लोग सुनेंगे, नहीं मालूम था, कभी मौका नहीं मिला। तब तक जब मुंबई या किसी भी, मतलब सिर्फ मैं फिल्मी सेलिब्रिटीज़ की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिशियंस की, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेटर्स की, मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्टर्स की, ऐसा लगता था ना कि मतलब ये जैसा फिल्मों में नहीं दिखा देते हैं कि इधर बोला इसका क्या हुआ, हाँ इधर फ़ोन दो, हाँ ये रुमाल दो, है ना। ऐसा लगता था कि जब वो बिस्तर में जाते होंगे ना, तो उनका जूता भी कोई उतार के रख देता होगा, और सुबह उठते होंगे ना, तो वो ओम शांति ओम में नहीं, वो पैर शाहरुख खान नीचे करते हैं तो वो एक चप्पल लेके पहना। मेरे जैसे एक आम आदमी को लगता है कि हम लोगों का जीवन ऐसा ही होता है सच में, कि लाव लश्कर चल रहा है, बिल्कुल अंतराज चल रहा है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि दीपिका पादुकोण जैसी महिला भी डिप्रेशन में जाती है। सब लोग अपना अपना बैगेज लेके चल रहे हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जस्ट बिकॉज आई कैन कैरी इट वेल डजंट मीन दैट इट इज़ नॉट हैवी। मैं मुस्कुरा के ले लेता हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे को चोट नहीं लग रही है, मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, मेरे को तकलीफ नहीं हो रही, ये अब वजनी नहीं है मेरा पास्ट का बैगेज। लेकिन साथ में एक ये भी कहावत है, आपने सुना होगा, थोड़ा रट्ठ लैंग्वेज में है, गुस्से से और हक से बोला जाता है कि गड़े मुर्दे कंधे पे लेके नहीं चलना चाहिए, बसते हैं साले, सहमत हो? है ना। तो ये जो कहावत है कि गड़े मुर्दे कंधे पे लेके नहीं चलना चाहिए, ये कहावत क्यों है? ये कहावत इसलिए है क्योंकि एक शरीर को आप अपने कंधे में रखेंगे तो आपके नाक के सबसे पास रहेगा। वो गड़ा हुआ मुर्दा आपने निकाला है, उसको अपने कंधे पे डाला है, एक तो बदबू आती रहेगी, इसीलिए बांसते हैं, और दूसरा आप सोचिए कि आपके प्रोग्रेस का स्पीड कितना स्लो हो जाएगा। आप एक व्यक्ति 2 लोगों का भार लेके चल रहे हैं, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, वो तो है ही नहीं, आप अकेले हैं। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि मेरे लिए ये दोनों तो मर चुके हैं। मैं इनको माफ़ इसलिए नहीं कर पाता हूँ, या मैं वहाँ फंसा इसलिए हूँ, मेरे को पसंद थोड़ी ना है, शौक थोड़ी ना फंसे रहने का। लेकिन मेरा बच्चा है ना, हर दिन उसका एक दिन निकल रहा है। मैं आज उसको भारत के किसी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में, वो जो चाहे दिला सकता हूँ। मेरे से तुमको इतनी कितनी नफरत है कि तुम अपने बच्चे का नुकसान कर रहे हो, जो मेरा भी बच्चा है। ये प्रेजेंट की तकलीफ है भाई, पास्ट की तकलीफ को तो छोड़ दी। मैं हर दिन प्रेजेंट में जो जी रहा हूं उसका क्या करूं? आप दे दीजिए जवाब। या ये सही होगा एक बाप के तौर पे कि हाँ तो 10 साल पहले मेरा बच्चा था, छोड़ो हटाओ, अपना देख ले, तो मैं सही हो जाऊंगा? बताइए। अपनी मोहब्बत के आप ही दुश्मन बन गए। सभी बनते हैं। वही कि पेड़ों का ख्याल बहुत था, ज़्यादा पानी डालते चले गए। हाँ, कि मेरा वो पेड़ इसलिए मर गया क्योंकि मैंने पानी ज़्यादा दे दिया। इंसान ज़्यादा मोहब्बत करता है तो अपनी मोहब्बत का दुश्मन बन जाता है। मैंने इस पे लिखा था कि मोहब्बत चाय की तरह होती है, चीनी कम रखो लोग पी लेते हैं, ज़्यादा बढ़ा दो
तो एक घुट भी कहते हैं बहुत मीठी है, रख दो, नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसी पे एक और बात ये भी है कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा मिठास नहीं होना चाहिए, नहीं तो चींटियाँ लग जाती हैं। हाँ, 19-20 का फ़र्क हो चल जाता है। जब फ़र्क 10-20 का हो जाता है जी, तो रिश्ता टूट जाता है। खैरात में मिली किसी भी चीज़ की कीमत नहीं लगती, सच। कितनी भी कीमती हो। हाँ, बहुत मोहब्बत आप कर बैठे हैं, सामने वाले को उतना नहीं चाहिए, तो आप अपनी मोहब्बत के दुश्मन बन गए। नहीं, ये वो वाली बात है ना भाई। आप सोचिए ना कि पृथ्वी में समंदर का पानी जितना है वो किसी और प्लेनेट में उतारा जा सकता है ना। आप एक लोटा लेके आ जाके तो उसमें लोटा जब भर जाएगा तो उसके बाद तो पानी बाहर ही बहेगा। तो जो पानी बाहर बह रहा है वो तो वेस्ट ही है। अब आप डालते रहिए लोटे में पानी, लोटे का पेट भर गया है, लोटा भर गया है, लेकिन आप समंदर है, आपको देना ज़्यादा है, उसको लेना ही नहीं है उससे ज़्यादा। आप कई ऐसे एम्प्लॉयज़ से मिले होंगे, खास करके नीचे तबके में ऐसा ज़्यादा होता है कि अगर किसी की तनख्वाह XYZ अमाउंट है और आपको लगा यार बहुत बढ़िया काम कर रहा है और आपने सडनली उसकी तनख्वाह डबल कर दी, आप देखिए 2 महीने बाद से वो 15 दिन छुट्टी करने लग जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ ही है ना। वो 15 दिन छुट्टी करेगा, पता है क्यों? क्योंकि उसको दुगना चाहिए ही नहीं ना। उसको आप जितना दे रहे थे उसको उतना ही चाहिए था, लेकिन आपने बोला बढ़िया बंदा, इसको डबल देंगे। उसने आपका नुकसान करना शुरू कर दिया कि अब मैं 15 दिन आऊँ, क्योंकि उसको 30 दिन में आप जितना दे रहे थे अब उसको 15 दिन में मिल जा रहा है। इंटरेस्टिंग। यहाँ से ये अध्यात्म का सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये दिल टूटने के बाद आध्यात्मिक हुए आप, या मम्मी ब्राह्मण थी इसलिए आध्यात्मिक बचपन में थोड़ा बहुत था? थोड़ा बहुत था। हाँ, लेकिन वो थोड़ा बहुत था ना। ये जो आप रामायण महाभारत सब कंठस्थ किए बैठे आज हैं और यूट्यूब पे पूरा भरे पड़े हैं, हमको ये कई बार, मैं आपकी पर्सनैलिटी समझने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। मुझे लगा इनकी पर्सनैलिटी थोड़ा हमारा एंकर टाइप की है। जैसे एंकर्स के बारे में एक बड़ी फेमस बात होती है कि हर विषय के ज्ञानी होते हैं ये। हाँ। हमारी बिरादरी में कहते हैं कि इनको हर विषय ज्ञान है। ये हंसते हंसते मेरे को कटाक्ष मार रहे हैं। नहीं, मैं खुद एंकर हूं, अपने आप पे भी तो कटाक्ष कर रहा हूं। तो जब मैं आपकी प्रोफाइल पे वीडियोस चेक कर रहा था, मुझे लगा हर विषय पे यहाँ पे जानकारी चल रही है। फिर जब मैंने शुरुआत से पकड़ना शुरू किया, भाई जड़ कहाँ पर है, तो जड़ में तो आशिक निकला मुझे। तो मैंने कहा एक आशिक दिल टूटा, अध्यात्म की तरफ गया। तो ये थोड़ा मुझे समझाइए ना, जड़ तो मैंने पकड़ी है, जो आशिक वाली पकड़ ली मैंने, अब जड़ से जब ऊपर पेड़ निकल रहा है तो ये कैसे बढ़ना शुरू हुआ? तो आपके पास सुधांशु त्रिवेदी जी आए हुए हैं। हाँ, उनकी एक कथनी है जो मेरे को बहुत प्रभावित की थी, और मैंने पहले भी उनका नाम लेके कोट किया। उन्होंने बोला था कि इन्फिनिटी पहुंचने के लिए, अध्यात्म पहुंचने के लिए, मोक्ष पहुंचने के लिए 5 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है कि आप घर बार से रिश्ता नाता आपका टूटने लग जाता है। दूसरा, फिर आप कपड़े लत्ते ब्रांड वैंड ये वो नहीं जो है पहन लेते हैं, आपका मोह उन चीज़ों से घटने लग जाता है। तीसरा, फिर आप खाने में चॉइसेस बंद कर देते हैं कि जो रख दोगे खा लेंगे, चलेगा। और फिर वही लोग फिर भिक्षु बन जाते हैं, तो घर में जो भिक्षाम दही में जो मिल गया चल जाता। चौथा होता है कि आप देह के कपड़े भी छोड़ देते हैं। और पांचवा होता है कि आप अपना प्राण भी छोड़ देते हैं कि मेरे को इस दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं। जब एक्सचेंज